Hello, good morning, namaste every student and every aspirant. So now start the Hindu newspaper. आज है अपना 30 जून लास्ट है और आज ही आपका जो वीकली कंपाइलेशन है ना करंट अफेयर द हिंदू का उसकी वीडियो मैं डालूंगा शाम को, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें जिससे कि जिनका पूरा छूट गया है एक हफ्ते का तो वो उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला क्या है हमारे लिए। तमिलनाडु गवर्नर डिसमिस मिनिस्टर बैक ट्रैक्स लेटर। यानी तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं साहब, उन्होंने क्या किया है, डिसमिस कर दिया किसको, मिनिस्टर साहब को। बैक ट्रैक्स लेटर, बाद में इनकी इस बात पे बैक ट्रैक्स लेटर होता है। तो देखते हैं क्या है इसमें आपके लिए। पीटी बेस का पहले हम निकालेंगे। इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि। कौन है साहब, आपको नहीं याद करने कौन गवर्नर है, आपके लिए क्या होगा वो हम समझेंगे। थर्सडे इवनिंग यूनिलेटरली डिसमिस विद इमीडिएट इफेक्ट के थ्रू इनको निकाला गया। ठीक है, और कौन है ये, अरेस्टेड मिनिस्टर वी सैंथी बालाजी। ठीक है, फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली टू हरिड बैक ट्रैक हिज डिसीजन लेट इन द नाइट। देखो कुल मिला के ये है कि आनंद रवि ने किसको, वीन सैंथी बालाजी को काउंसिल मिनिस्टर से क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। क्या इनके पास ये राइट है, गवर्नर के पास क्या राइट है कि वो किसी भी काउंसिल मिनिस्टर को वो डिसमिस कर सकते हैं? तो इसी के बारे में हमें देखना है, इसी को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स बेस के लिए यही चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि क्या इनके पास राइट है या नहीं है राइट। अच्छा, फिर आगे देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं हम। तो तमिलनाडु के सीएम साहब हैं, ये क्या करें, देखिए अर्लियर मिस्टर स्टालिन टोल्ड जर्नलिस्ट दैट गवर्नर डज नॉट हैव अथॉरिटी टू डिसमिस अ मिनिस्टर, वी विल फेस दिस लीगली। यानी कि एम स्टालिन, देखिए यही बात मैं कह रहा था, यानी कि आपको गवर्नर को क्या राइट है, लीगली राइट है कि वो मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी बात को एम स्टालिन ने कहा है। एम स्टालिन टोल्ड जर्नलिस्ट दैट गवर्नर डज नॉट हैव अथॉरिटी टू डिसमिस द मिनिस्टर, वी विल फेस द लीगली। अच्छा, अब उसके बाद क्या एक्चुअली में कारण क्या था, इनको देखते हैं भाई। गवर्नर ने इनको डिसमिस किया तो रीज़न क्या था। मिस्टर सैंथी बालाजी वाज अर्लियर दिस मंथ अरेस्टेड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी इन एन, किसके लिए, इन एन एलेग्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। किस केस के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस। अरे भाई मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए है तो वो राइट आपके पास है कि आप उनको डिसमिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स बेस के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे क्या है, नो लीगली प्रोविज़न साइटेड, कोई भी लीगली प्रोविज़न ऐसा तो है नहीं। तो देखते हैं क्या है हमारे पीटी बेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज़ पे चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, अपने नोट्स की मैंने कॉपी लगा दी है। अब आपको इतना समझना, देखिए हालांकि मैं इसको रीड करा चुका हूँ लास्ट 4th या 5th वीडियो में मैंने इसको क्लियर किया था आपका। जब भी प्रेसिडेंट और गवर्नर आएगा या गवर्नर आएंगे या प्रेसिडेंट आएंगे तो उनको दोनों को कंपैरिजन करके आपको क्लियर करके चलना है। कारण ये है क्योंकि इन पर जब भी क्वेश्चन बनता है ना तो मोस्टली कन्फ्यूजन होता है कि प्रेसिडेंट का आंसर होगा या गवर्नर का आंसर होगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट का आर्टिकल आप याद कर लेंगे, क्या आर्टिकल 52 से 78 है। ठीक है, पार्ट कौन सा है, 5वां है। गवर्नर का आर्टिकल जो है 153 से, और पार्ट कौन सा है, 6 है। अच्छी तरीके से आप नोट कॉपी रख लीजिएगा, डायरी अपने पास, उस पर नोट करते जाइएगा। चाहे इस नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट कौन करता है, पहले तो आप ये समझ लिया इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। देखिए मैंने, हालांकि मैं चाहता तो गवर्नर पढ़ा देता आपको, पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपको इन कंपैरिजन बेसिस पे दोनों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। कारण ये है कि अगर आपका गवर्नर क्लियर होता है या प्रेसिडेंट क्लियर होता है तो एक क्लियर होने से दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। तो देखिए इसका प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। उसमें क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसों के। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इलेक्टेड मेंबर होते हैं दिल्ली एंड पुदुचेरी के, बट नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। पहले तो आपको इतना समझना है, नॉमिनेट मेंबर नहीं होते इसमें। ठीक है, अच्छा अब वो उसके बाद क्या है हमारा दूसरा। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेट मेंबर नहीं होते कोई भी।
क्या होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में आपके, देखिए इसको मैं याद करा रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है आपको, समझ के चलना है, कंसेप्चुअल लेके चलना है कि एक्चुअल में इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है वो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं कहाँ के, दोनों हाउसेस के होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। इलेक्टेड मेंबर कहाँ के, आपके दिल्ली एंड पुदुचेरी के, बट नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, ठीक है। और एमए और जो एमएलए और एमपी, इनकी जो वोटिंग पावर होती है ना, वो कैसी होती है, वो इक्वल होती है। अच्छा, अब गवर्नर में देखते हैं, तो गवर्नर में आप देखेंगे यहाँ पर कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, गवर्नर अभी क्योंकि हमने अभी तमिलनाडु गवर्नर के रेफरेंस में हम रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो गवर्नर हमको समझना पड़ेगा, गवर्नर के लिए कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता। ना ही ये डायरेक्ट और ना ही ये इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके से नहीं चुने जाते। इनको चुना कैसे जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, हैंड एंड सील, यानी कि जो हैंड लगी हुई सील के थ्रू प्रेसिडेंट इनको चुनाव करते हैं, किनका, गवर्नर का, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके। एंड कंट्रोल एंड सबॉर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ना तो ना ये सबॉर्डिनेट नहीं होते किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर सकती है। तो आपको इतना समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट और कंट्रोल नहीं होते हैं, कौन, गवर्नर, ठीक है। अच्छा, यूएस में क्या होता है, हमारे यहाँ तो ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है, कौन चुनाव कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। बट यूएसए में क्या है, इनका चुनाव कौन कर रहा है, डायरेक्ट इलेक्टेड के थ्रू हो रही है, ठीक है। और एडल्ट सप्रेस के थ्रू उनका चुनाव होता है। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या है प्रेसिडेंट की। तो क्वालिफिकेशन में देखते हैं हम, बस इतना समझना है आपको कि ये इंडियन, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, मेंबर होने चाहिए कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, और नॉट प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट पद पर नहीं होना चाहिए। अब यही आपको समझना है कि इंडियन होनी चाहिए प्रेसिडेंट पद के लिए, ठीक है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और मेंबर होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, और नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से हम गवर्नर में देखते हैं, तो ये इंडियन होने चाहिए और 35 साल की उम्र, यानी कि गवर्नर के चुनाव के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए आप दो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इंडियन और 35 एज। बट प्रेसिडेंट के लिए इंडियन, 35 एज, मेंबर, नॉट प्रॉफिट, अदर आउटसाइडर ऑफ स्टेट, नॉट बिलोंग्स टू दी स्टेट। अब देखिए क्या होता है, अपॉइंटमेंट, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, अब जिस स्टेट का इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो वो अदर स्टेट का होना चाहिए, कहाँ के, अदर स्टेट के, नॉट बिलोंग्स टू जो सेम स्टेट है उसके नहीं, ठीक है। ओथ में देखिए आपको, ओथ तो 3 तरह की ओथ होती हैं आपकी जो दिलाई जाती है इनको, द फेथफुली एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑफिस और प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेल बीइंग। ओथ आपको याद नहीं रखनी है, ओथ वाला क्वेश्चन 1-2 बार बने हैं, टेस्ट सीरीज में आते हैं। आई थिंक उसमें तो नहीं बना है, आपका जो GS1 पेपर है प्रीलिम्स वाला, अच्छा उस पर क्वेश्चन नहीं बना है। अब क्वेश्चन कहाँ बना है, देखिए आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसमें आपको इतना समझना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी सीनियर जज कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, ये तो शपथ दिलाएंगे किसको, प्रेसिडेंट को। भाई गवर्नर को कौन दिलाएगा, तो बेलविंग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जज कहाँ के, हाई कोर्ट के। पहले तो इतना समझ लेना है आपको, सीनियर जज होंगे हाई कोर्ट में वो, ठीक है, वो तो गवर्नर को, और जो सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो सुप्रीम कोर्ट के, जो इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, ओथ दिलाएंगे। अच्छा, कंडीशन में क्या कंडीशन है, देखिए इनकी जो सैलरी होती है, सैलरी और अलाउंस होता है, वो पार्लियामेंट पर डिसाइडेड होता है, ठीक है। और गवर्नर का जो आपका सैलरी होगी वो प्रेसिडेंट पर डिसाइडेड होगी। प्रेसिडेंट अलाउंस कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्म देख लेते हैं कितना है, 5 साल का है। रिजाइन ये किसको दे सकते हैं, ये तो पता ही है आपको, नहीं पता तो इतना पता कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट के बाद आपको 22 प्रेसिडेंट को क्या देंगे, प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देंगे, 22 प्रेसिडेंट को, और री इलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। यूएस में कितना, 2 बार, 2 से ज़्यादा बार आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अच्छा, इनका गवर्नर का देखते हैं साहब, तो इनका 5 साल का होता है, ठीक है। और ये प्लीजर प्रेसिडेंट, बस इतना आपको समझना है, ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पे होते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रखे और चाहे तो इनको हटा दे। तो इतना ही आपको समझना है। अभी समझने के लिए क्या था आपके पास कि इनमें मैंने कंपैरिजन करके बता दिया कि आर्टिकल आपका गवर्नर जो है 153, 167 आपका 167, और पार्ट आपका 6 हो गया, प्रेसिडेंट का पार्ट हो गया 5 हो गया। और आप देखते हैं प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज होता है, बट गवर्नर में इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता, वो टोटली डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट। आई थिंक ये मैंने वर्ड बोला हूँ, बट आप इनको समझेंगे कि वो अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका प्रेसिडेंट करते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 4 क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, बट
गवर्नर के चुनाव के लिए 2 ही क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी क्या क्या आपका इंडियन और 35 एज। ओथ कौन दिलाएगा भाई? आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो कि सीनियर जज होंगे कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। इसी तरीके से गवर्नर के लिए भी यही कंडीशन होगी, बट वो कहाँ हो जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा उधर। अच्छा, सैलरी और अलाउंस की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के लिए आपकी सैलरी जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और गवर्नर के लिए आपके प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ओके, तो आपको इसमें इतना समझना था। अब देखते हैं कि अब प्रीलिम्स बेस में हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अब तो खैर ओनली पेयर 1 ओनली पेयर 2 चलना शुरू हो गया है। कुछ आपके निष्कर्ष एंड वो कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक वो स्टार्ट हो गए हैं। तो बट आप डिस्कस करेंगे हम उन क्वेश्चन को जो अपने यूपीएससी में आए हुए हैं। क्या है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू 69 अमेंडमेंट एक्ट। ये आप मुझे बताएंगे, ये मैंने कल पढ़ाया था। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसे क्या है 7th वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ दी सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, यानी कि एक ही गवर्नर को 2 या 2 से अधिक स्टेटों में क्या चुना जाता है। दूसरा क्या है? रेज रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज ऑफ 60 to 62 ओके, एंड एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट पर्स पेड टू क्या है आपका फॉर्मर रूल्स फॉर द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, इन्हांस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू पास ऑर्डिनेंस। अब देखिए इसमें क्या आंसर होगा इसका? ये तो नहीं होगा। रेज रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जज फ्रॉम 62, यानी कि 60 से 62 हाई कोर्ट के जज की एज कर दी गई। ये तो नहीं होगा 7th वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और एबिलिशन ऑफ द प्राइवेट पर्स टू पेड फॉर्मल रूल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये भी आंसर नहीं होगा। इनहांस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट और उसके लिए तो देखिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर द 2 और मोर स्टेट। क्या समझने के लिए है इसमें कि यानी कि 7वां जो, बस आपको इतना याद रखना है, ये तो याद करने वाला आपका फैक्ट है कि 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो ये कहता है कि गवर्नर को 2 या 2 से अधिक स्टेट में क्या चुनाव उनका हो सकता है, यानी कि वो रह सकते हैं। आगे क्या है? आगे हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए एक तो स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? तो यहाँ पे देखते हैं चीफ मिनिस्टर, भाई ये तो होंगे नहीं, है ना, चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। फिर आपका चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी नहीं होंगे, नन ऑफ दिस। कौन है इसका आंसर? गवर्नर, यानी कि हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? गवर्नर। और यहीं पे अगर ये हो जाता कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ना होके यहाँ पे हो जाता सेंटर गवर्नमेंट, तो आपका आंसर क्या होता भाई? आपका आंसर होता प्रेसिडेंट। क्या आंसर होता? प्रेसिडेंट। तो क्या समझना था हमको कि कॉन्स्टिट्यूशन हेड अगर स्टेट लेवल की बात करेंगे तो गवर्नर, और सेंट्रल लेवल की बात करेंगे तो कौन होगा? सब प्रेसिडेंट होंगे हमारे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई दी, कौन अपॉइंटमेंट करता है इनको? ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। तो इसमें आपको बस 2 लोकेशन समझनी है, एक डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और एक है आपकी नालवंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप लिख लेंगे डेब्रीगढ़, ठीक है, और इधर लिख देंगे आप नालवंद। जहाँ भी आप नोट्स बनाने को ध्यान रखना, और इन दोनों के सामने आप क्या लिख देंगे? उड़ीसा। क्योंकि ये पूरा आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा आपसे कि मतलब इंसान बाहर निकले तो जानवर अंदर चले गए डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ना 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 ना, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा क्या कि डेब्रीगढ़। अब देखिए यहीं पे ना मोस्टली क्या करते हैं हम, जब पिन पॉइंट नहीं करते हैं किसी भी ब्लैंक मैप पे, तो वो चीज़ें माइंड से स्लिप होती जाती हैं। तो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल गया, अब इसको आप अगर स्टैटिक्स में जाके शंकर IAS और किसी में मान लीजिए दिया भी होगा, उसको याद करेंगे तो ऐसे याद नहीं होगा। बट आपको हाँ इस आर्टिकल के थ्रू याद हो जाएगा कि डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में, और नालवंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये लोकेशन बेस है ना, इनको पर डे आपको मैपिंग करनी है, और मैपिंग करने के बाद इनको रिवाइज करना है। ठीक है, इसमें बस इतना ही समझना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर बड़ा प्रेशर हो जाएगा दिमाग पे। इतना नहीं करके चलना है अभी हमें, इतना ही समझ के चलना है। आगे देखते हैं क्या है फिर हमारे मतलब के लिए। देखें ये अपने लिए नहीं है, देखिए अब क्या है मोदी यूजिंग UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आप पुराने वाली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, उससे आपका कि क्लियर हो जाएगा UCC क्या है। आगे क्या है अपने लिए वो देखते हैं।
देखिए अब क्या, बिटवीन टू बुक्स आ रेवलेटरी सोशल हिस्ट्री, यानी कि इस पूरे आर्टिकल में जो हमारे कृष्ण कुमार सर है ना, कृष्ण कुमार सर ने क्या किया है कि इस पूरे आर्टिकल में दो किताबों को डिस्कस किया है, दो किताबों को डिस्कस किया है और उनके बारे में बताया कि एक्चुअली में इन बुक से हमें क्या मिलता है, क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं, एकेडमिया स्टडीज़ ऑफ सोशल चेंज, एकेडमिया स्टडी सॉरी वेट Academia study of social change in India have by large followed by the conceptual guidance of modernization theory. It focus on the deeper effect of technology change, social and political movement, and increase in participation in the modern economy and education in India. जो एकेडमिया स्टडी है ना, वो किस पे बात करती है, सोशल चेंज की बात करती है, वाई लार्ज फॉलो बाई द कंसेप्चुअल गाइडेंस और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की भी बात करती है। इट फोकस द डीपर इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, और किस चीज़ को वो इंक्रीज करती है, मॉडर्न इकोनॉमी एंड एजुकेशन को। अच्छा, अब देखिए वो जो दो बुक्स हैं ना, उनको देख लेते हैं हम, क्या है दो बुक्स। एक बुक है, तो एक बुक है हमारे पास, इन द मैपिंग ऑफ सोशल चेंज ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, ये लिखा है ट्रेसिंग द चेंज इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। तो देखिए अगर मान लीजिए ये दो बुक्स हैं, उनको देख लेते हैं हम क्या है, क्योंकि दो बुक्स को डिस्कस किया गया है। टू बुक्स रिटन बाई दी जर्नलिस्ट साहब हैं, कौन है, वन इज कुसुम नैयर, ब्लूसम इन द डस्ट, द ह्यूमन फैक्टर इन इंडियन डेवलपमेंट, पहली तो ये है कुसुम नैयर की, फर्स्ट पब्लिश इन 1965। इट इज़ बेस्ड ऑन नैयर जर्नी, नैयर सी हैं वो, उन्होंने क्या है उनकी जो यात्रा के बारे में, यात्रा की है ना, उसको ही डिस्कस किया गया है। लगभग 14 विलेज अक्रॉस दी 14 स्टेट, यानी कि 14 स्टेटों में जितने भी विलेज उन्होंने कवर कर पाए उन्हीं को डिस्कस किया गया है। किसमें, ब्लूसम इन द डस्ट। अब इसको आपको याद नहीं करना है, बस इतना समझ के चलना है कि ब्लूसम इन डस्ट एक जर्नलिस्ट की बुक थी, इनका नाम कुसुम नैयर था। आई थिंक इनको अगर लिखना चाहो तो नोट कर लेना कहीं भी। और द सेकेंड बुक कौन सी है, ड्रीमर्स, हाउ यंग इंडियन आर चेंजिंग देयर वर्ल्ड्स बाय दी, ये किसने लिखा है, ये लिखा है सिंधिया पूनम। तो पूनम जी की आपको बुक मिलेगी, हाउ यंग इंडियन आर चेंजिंग देयर वर्ल्ड्स। अब देखिए क्या होता है ना, यूपीएससी में जब भी बुक्स की बात होती है तो स्पेक्ट्रम की आपकी लास्ट वाली अपेंडिक्स है, उसको आप एक बार देख लेंगे तो उसी से बुक्स ज़्यादा उठाई जाती हैं, है ना, और कुछ न्यूज़ में भी रहती हैं, तो इनको एक बार देख के चलेंगे। ये है हाउ यंग इंडियन आर चेंजिंग देयर वर्ल्ड्स बाई सिंधिया पूनम, एक तो इनका बुक्स है, और कुसुम नैयर का है ब्लूसम इन द डस्ट। ये दो बुक्स को इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अब क्या हुआ है, जो नैयर जी हैं उनका हिसाब क्या रहा है, उन्होंने 14 स्टेट में विलेजों को आप मान लीजिए चलिए देखा है, और वहीं से उन्होंने अपनी बुक को लिखा है। तो वैन कुसुम नैयर, देखिए यहाँ पे देखेंगे, वैन कुसुम नैयर वाज रिटन हर बुक, ठीक है, द बिग क्वेश्चंस फेसिंग पॉलिटिकल लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल हु वाज हाउ टू डील विद द रूरल पॉवर्टी, द मेमोरी ऑफ गांधी आइडिया एंड हिज विजन ऑफ इंडिया इज एज ए सोसाइटी द केयर्ड फॉर इट्स कल्चर। यानी कुसुम नैयर जब विलेज में गए, तो विलेज में गए मतलब गई तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बहुत मतलब बिग क्वेश्चंस फेसिंग पॉलिटिकल लीडर एंड इंटेलेक्चुअल वाज हाउ टू डील विद रूरल पॉवर्टी, यानी कि जो गांव की गरीबी है ना, उसको किस तरीके से डील किया जाए, किस तरीके से उसे डेवलप किया जाए। हाउ विलेज एंड डिफरेंट, इस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन उठाए। हाउ विलेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री वर रेस्पॉन्डिंग टू द स्टेट एफर्ट टू हेल्प देम थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। मतलब कुल मिला के उन्होंने बुक्स में इस तरीके के क्वेश्चन उठाए, जो चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और क्या उनको नीड्स है, इस टाइप के क्वेश्चनों को उन्होंने कुसुम नैयर ने अपने बुक्स में उठाए। उन क्वेश्चनों का लास्ट में क्या निकलता है, व्हाट वी लर्न, क्या सीखते हैं हम, व्हाट वी लर्न फ्रॉम द कुसुम नैयर एपिक जर्नी थ्रू द रूरल इंडिया इन 20th सेंचुरी इज दैट ब्लेज वाज द लोकस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, इट सर्व एज ए लिविंग एंड फॉर मैनी इंस्पायरिंग मेमोरी, यानी कि प्रेरणादायक आपकी यादगार है। तो उन्होंने गांव में ये देखा कि जो लोग रह रहे हैं उनसे भी कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से हमें इस काम को और बेटर करना है। रूरल पॉवर्टी है, या मान लीजिए उनको जो भी नीड्स हैं या उनको जो सपोर्ट चाहिए, तो उस चीज़ को हमें कैसे डील करना है, हाउ टू डील इट, है ना। वो इंस्पायरिंग मेमोरी
जो है मिलती है इसमें। तो गांव के लिए जो रूरल पॉवर्टी के लिए सबसे ज़्यादा बुक अपने बुक्स में आर्टिकल को डिस्कस किया है वो कुसुम नैयर ने किया है। और उसके बाद गोइंग थ्रू द सिंधिया पूनम रिफ्लेक्टिव इन अ मेमोरी ऑफ हर मीटिंग विद प्रोविंशियल यूथ ईयर एगो वन स्टक वाई द इरोजन। देखिए सिंधिया पूनम का हिसाब ये था, इन्होंने यूथ को देखा है, उन्होंने रूरल पॉवर्टी को फोकस किया, ठीक है, रूरल पॉवर्टी को फोकस किया। आई थिंक प्रीलिम्स बेस से कोई रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, बस मैंने डिस्कस करा दिया है वाला आर्टिकल। तो रूरल को डिस्कस किया नैयर जी ने। और यूथ के लिए आपके पास, यूथ के पास पूनम, तो पूनम जो है सिंधिया पूनम, इन्होंने आपका यूथ के लिए, बस इतना ही आपको इसमें समझना था और कुछ नहीं है, ठीक है। किस तरीके से इन दोनों को क्या नीड है, क्या इनको सपोर्ट चाहिए, है ना, और इनको डेवलप करने के लिए क्या क्या हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो यंग और रूरल पॉवर्टी को लेके 2 बुक्स का डिस्कस हुआ था। तो इन बुक्स को आप चाहें तो लिख लेना। आई थिंक प्रीलिम्स के लिए कोई आपका रिलेटिव नहीं है, बट हाँ मेंस के लिए ये इतना रिलेवेंट है कि जब आप डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ को, तो जैसे मान लीजिए रूरल पॉवर्टी वाला एक अपना पॉवर्टी जो है अपने सिलेबस में है, तो पॉवर्टी वाला जब भी आप डिस्कस करेंगे तो इनका जिक्र ज़रूर करेंगे, ठीक है, कुसुम नैयर जी का। और यूथ के लिए जब आप बात करेंगे तो आप डिस्कस करेंगे किनको, वो है हमारे पास सिंधिया पूनम, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है जब हम मेंस में लिख रहे होंगे। अच्छा आगे देखते हैं क्या है। विलगर्ड्स विंग ए मुस्लिम इन न्यू इंडिया, यानी कि विलगर्ड्स का मतलब ये है कि घेराबंदी, विंग ए मुस्लिम इन न्यू इंडिया, यानी कि आज न्यू इंडिया में क्या है कि मुस्लिम को जब सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है सोशल मीडिया पे, है ना, कई स्लोगन्स आते हैं। तो उस टाइप के इसमें आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, क्या क्या स्लोगन आते हैं वो आप देखेंगे। जैसे ये वंदे मातरम, है ना, भारत माता की जय बोला जाता है कि मुस्लिम से बुलवाई जाए, जब भी डिबेट हो रहा होता है तो ये वाला एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है, आप भारत में रहते हैं तो आप वंदे मातरम बोलिए या भारत माता की जय बोलिए, है ना। और नाउ फोर्स टू सूट जय श्री राम, अब एक नया नारा और है, क्या है, नया नहीं है, आई थिंक जो अपने श्री राम जी के बारे में बोला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक बोलने में क्या समस्या है, बोल सकते हैं आप। द न्यू स्लोगन ऑफ द हेट्रेड नॉट लॉन्ग, अब देखिए और कुछ भी और भी दिए हैं इसमें, जैसे मान लीजिए मुल्ला काटे जाएंगे, ठीक है, जय श्री राम चिल्लाएंगे, है ना। इस तरीके की क्या है ना वर्डिंग होती है जब डिबेट होती है, या मान लीजिए आपका मुस्लिम की कोई बात होती है तो इस तरीके की डिबेट होती है। तो इसमें यही है कि मुस्लिम की घेराबंदी की जाती है। तो और प्रीलिम्स में इसके लिए कुछ नहीं है, बट हाँ आप एक बार इसको अपने मेंस के लिए देख सकते हैं। तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है। और आप देखते हैं अभी द केरला स्टोरी आई थी, उसमें भी इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई थी ना कि कैसे हिंदुओं के साथ गलत हुआ है ना। अब ये फैक्ट है यार, फैक्ट है ना, कि ऐसा हुआ है। तो वही सब चीज़ें हैं, तो इसको एक बार आप देख लेंगे, ये और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसको एक बार देख लेना है। आगे चलते हैं फिर क्या है हमारे लिए, देखिए। इंडिया फिलीपींस टू एक्सप्लोर अ स्कोप ऑफ जॉइंट सेल पेट्रोल्स टू बूस्ट डिफेंस पार्टनरशिप। अच्छा, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, उनका क्या कहना है, देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्कोप ऑफ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिफेंस कॉरपोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस स्पेशली इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो हमारी देखिए मैरीटाइम क्या है ना कि इंडिया के आप जब सदर्न साइड में चलते हैं तो आपको फिलीपींस मिलता है, तो उसी में आप सीधी सी बात है मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात करेंगे हमारे यहाँ ज़्यादा। तो फिर क्या होता है इसमें देखते हैं और हम, तो हमारे मिनिस्टर साहब अभी आप देखेंगे 27 से 30 जून तक जो है विदेश यात्रा पे हैं। अ जॉइंट स्टेटमेंट इशू आफ्टर द फिफ्थ मीटिंग जॉइंट कमीशन ऑन द बायलैटरल कोऑपरेशन सेड दैट बोथ मिनिस्टर एक्सप्रेस कीन इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर ऑन डिफेंस कॉरपोरेशन। किस किस पे, देखिए 2 मिनिस्टर यानी कि फिलीपींस और इंडियन, है ना, 2 मिनिस्टर, बोथ मिनिस्टर एक्सप्रेस कीन, आपका ये बिल्कुल क्लियर कर दिया क्या पे डिफेंस के लिए, ठीक है, इंक्लूड थ्रू द रेगुलेशन ऑफ अपग्रेड ऑफिशियल लेवल डायरेक्शन अमंग द डिफेंस एजेंसी, ओपनिंग ऑफ रेजिडेंस डिफेंस अटैच ऑफ फाइनेंस, कहाँ पर, मनीला में खोला जाएगा इंडियन और फिलीपींस का। कंसिडरेशन ऑफ द इंडियन ऑफर टू कंसलेशन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मीट फिलीपींस
ठीक है। तो जो कंसलेशन लाइन ऑफ क्रेडिट है वो किसके लिए, फिलीपींस के लिए। और मैरीटाइम कॉरपोरेशन कैन टेक द शेप ऑफ एक्सरसाइज रिलेटेड टू मैरीटाइम डोमिनियन अवेयरनेस। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एम डी ए ये किसके लिए, इंडिया एंड फिलीपींस के बीच में, इंडिया एंड फिलीपींस के बीच में। तो कुल मिला के ये है, इसमें क्या है, इंडिया फिलीपींस टू एक्सप्लोर स्कोप ऑफ जॉइंट सेल पेट्रोल्स टू बूस्ट डिफेंस पार्टनरशिप, यानी कि बूस्ट करना है किसको, डिफेंस पार्टनरशिप के लिए। उसमें आप देख रहे हैं एक ही हमारा वर्डिंग मिल जाता है, मैरीटाइम डोमिनियन अवेयरनेस है, ठीक है। और उसके बाद मनीला में एक कार्यालय खोला गया है डिफेंस अटैच, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, दोनों मिनिस्टर्स ने क्लियर कर दिया कि किसके लिए, आपका डिफेंस कॉरपोरेशन है ना, उसके साथ आपका हो गया ऑफिशियल लेवल जो भी इंट्रैक्शन होते हैं उन सबको लेकर बात की गई। तो इसमें अपने लिए ये इंपॉर्टेंट था। आगे क्या है, इंडिया लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्ले वाइटल रोल इन द डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन। तो अब देखिए इंडिया की 5वीं हमने बना ली, इंडिया जेंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप was among the world's 6 large telescope that play a vital role in the providing evidence confirming the presence of gravitational wave using pulsar observation। तो कुल मिला के ये है कि हमारी जो बनी है टेलीस्कोप वो कौन सी है, जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, और ये वर्ल्ड की 6वीं टेलीस्कोप है। ये क्या करेगी, इस टेलीस्कोप का क्या काम रहेगा, ये एक्चुअली में कंफर्म करेगी जो ग्रेविटेशनल वेव है ना, और वो क्या करती है, पल्सर ऑब्जर्वेशन को यूज़ करती है, उस चीज़ को ये क्या करेगी, आपका डिटेक्ट करेगी। और उसमें देखते हैं these result provide a hint of evidence for the relevant vibration of the fabric of universe caused by the ultra low frequency gravitational wave। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट है ना, ये क्या हिंट देगा हमें, फॉर द रिलेवेंट वाइब्रेशन ऑफ फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स केस्ड बाय दी, ये जो आपका वाइब्रेशन होता है फैब्रिक यूनिवर्स का, वो अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है। तो उसको डिटेक्ट करने में हमारी GMRT काम करेगी, जो कि 6वीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ डांसिंग मॉन्स्टर ब्लैक होल्स, ठीक है। सच वेव आर एक्सपेक्टेड टू ओरिजिनेट फ्रॉम। अब ये वेव्स कहाँ से आती हैं, तो जो बड़े बड़े ब्लैक होल होते हैं वहाँ से ये वेव आती है, उनको डिटेक्ट करने का काम हमारा कौन करेगा, GMRT, ठीक है। उसके बाद पल्सर, अब ये पल्सर क्या है, व्हाट इज ए पल्सर, इसकी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पल्सर आर ए टाइप ऑफ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन्स स्टार दैट आर एसेंशियली एम्बर ऑफ Hindu 12. embers of dead star which are present in our galaxy. A pulsar is like a cosmetic lighthouse as it emits radio beam that flashes by earth regulation akin to हर्वर लाइट हाउस। यानी पल्सर एक क्या है, ये रैपिडली घूमता हुआ आप न्यूट्रॉन स्टार कह सकते हैं इसको। बस इतना आपको याद रखना है, पल्सर, व्हाट इज ए पल्सर। पल्सर से तो पहले आप इसको रिलेवेंट कर लेंगे, पल्सर इज ए न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर इज ए न्यूट्रॉन स्टार जो बहुत तेज़ी से घूम रहा है ना। और एक्चुअली में ये डेड स्टार के तरह ही है, विच आर द प्रेजेंट टू अवर गैलेक्सी। कहाँ पर है, अपनी गैलेक्सी में, नॉट आउट ऑफ द गैलेक्सी। बस पहले तो आपको जब कीवर्ड पूछना जाएगा ना, तो कीवर्ड में यही लिखा होगा कि पल्सर क्या है। अब आपका दिमाग तो जाएगा बाइक पे, भाई बाइक नहीं है ये, पल्सर इज़ नॉट ए बाइक। ये क्या है, ये आपका रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। ये वर्डिंग आपको याद रखनी है, ये क्या है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, बस इतना याद रखना है इसमें। अच्छा, और 6वीं हमने बना ही ली है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या है, आगे देखते हैं हम, कुछ है और अपने लिए पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको इतना ही समझना था, बाद बाकी स्पोर्ट्स है। देखिए आज हमने थोड़ा सा कम डिस्कस किया, बट हाँ आप ये ज़रूर समझिएगा कि मैंने जो गवर्नर और प्रेसिडेंट वाला आपको जो कराया है ना, देखिए आर्टिकल भी कोई ऐसा नहीं था जिसको आपको प्रीलिम्स वेस के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए उसको मैंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। कल आपका प्रीलिम्स वेस के लिए था, जिसमें आपने ट्रिपल चेन जो भी पढ़ा था उसके बारे में था, बट इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो गवर्नर के बारे में ज़्यादा था, तो उसको मैंने डिस्कस किया। और यहाँ पर प्रीलिम्स बेस के लिए हमारे पास 2 सेंचुरी थी, एक डेब्रीगर और एक हमारे पास थी नालबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को आपको नोट करके लोकेशन बेस पे लिखना है, और भी जो भी लोकेशन मैं कराता जाऊँगा उनको उसी पेज पे आपको नोट करते जाना है। तो इस सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड एक हिम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरी देखा करें और
पूरी देखने के बाद इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि क्या होता है ना कि मान लीजिए जब आप ये सब करेंगे तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है जो भी हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, थैंक यू।